सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज भादरा में जो सैंपल की रिपोर्ट आती है उससे दोस्तों आज की रिपोर्ट तो कोई नहीं आई, लेकिन कल देर शाम जो 2 रिपोर्टें आई थी। एक आई थी 22 जून को जो 240 सैंपल भेजे गए थे उनकी, जिनमें से 5 पॉजिटिव आए हैं, और एक आई है 23 जून को जो 143 सैंपल भेजे गए थे उनमें से मात्र 1 कोरोना पॉजिटिव आया है। कुल मिला के ये 2 सैंपल रिपोर्ट्स में 6 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये कहाँ से आए हैं मैं आपको बताऊं तो 23 जून को जो रिपोर्ट आई है उसमें से मात्र जो 1 आया है वो वार्ड नंबर 21 से, माफ कीजिएगा, भादरा के वार्ड नंबर 21 से कोरोना पॉजिटिव आया है। इसके अलावा जो 22 जून को रिपोर्ट आई थी 240 की, उसमें से छानीबड़ी से 1 और नेठराणा गांव से 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये 6 कोरोना पॉजिटिव जिनका हमने आपको विश्लेषण बताया। तो दोस्तों, कुल मिला के कल जो 4 स्थानों पर वैक्सीन लगी थी, मात्र 259 ही डोज लगी थी और 4 स्थानों पर वैक्सीनेशन हुआ था कुल। इसके अलावा दोस्तों, जो सैंपल रिपोर्ट कल देर शाम को भेजी गई थी, देर शाम को ये हमारे आंकड़े आए थे हमारे पास, तो ये दोस्तों भादरा से 58 और छानीबड़ी से 18, अजीतपुरा से 9 और गांधीबड़ी से 26, कुल मिला के 111 सैंपल रिपोर्ट कल भेजी गई थी। आज कोई सैंपल रिपोर्ट नहीं भेजी गई और आज कोई रिपोर्ट भी दोस्तों नहीं आई है। कल सैंपल की रिपोर्ट आएगी। तो कुल मिला के अब हम अगर समीक्षा करें दोस्तों, तो मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों कि 12 राज्यों में, देश के कम से कम 12 राज्यों में अब तक जो डेल्टा वेरिएंट, जो कोरोना वायरस का एक खतरनाक रूप है दोस्तों, वो 12 राज्यों में फैल चुका है और उसके लगभग 51 से अधिक मामले अब तक देश में इन 12 राज्यों से मिल चुके हैं और राजस्थान में भी डेल्टा वायरस की एंट्री हो चुकी है। तो कुल मिला के इससे डरने की आवश्यकता है दोस्तों। ये जो हालांकि विशेषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है कि इसके ऊपर वैक्सीन काम नहीं करेगी। इसको लेकर अफवाहें सोशल मीडिया पर लगातार आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन उन अफवाहों में दम नहीं है दोस्तों। वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के लिए जो बनी है वो दोनों ही भारत की वैक्सीन कारगर है और दोनों ही वैक्सीन आप सेंटर तक जाकर लगाएं और वो बहुत आवश्यक है दोस्तों। हमें तीसरी लहर से बचने के लिए और दूसरी लहर को हमें पूरी तरह से इस देश से खदेड़ने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक छोटी सी समीक्षा करना चाहूँगा दोस्तों। भादरा में जिस प्रकार से लापरवाहीपूर्ण मामलों को, ये दूसरी लहर को दबाने का एक प्रकार से प्रयास हो रहा है, वो प्रयास नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूं दोस्तों, हमारे भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ आसानी के साथ टेस्टिंग अब नहीं होती है दोस्तों। टेस्टिंग कराने अगर कोई जाता है तो उसके साथ कर्मचारी जो है वो व्यवहारिक रूप से बात नहीं करते हैं। उनसे पूछते हैं पहले आप में सिम्टम क्या है। अगर वो व्यक्ति बता देता है कि मेरे में ये फला सिम्टम है और मुझको संदेह है कि मुझे कहीं ना कहीं कोरोना नहीं हो गया है, तो दोस्तों उसको फिर इन कर्मचारियों द्वारा कहा जाता है कि आप जाइए और पहले डॉक्टर से चेक करवाइए, और डॉक्टर साहब अगर बोलते हैं तब हम आपका कोरोना टेस्ट कर देंगे। तो कुल मिला के अगर सिम्टम नहीं है तो उनको ये बोला जाता है कि आपको तो आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये जब स्पष्ट निर्देश इन राज्यों को, तमाम राज्यों को दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्टिंग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो हम भेज रहे हैं वो वैक्सीनेशन कीजिए दोस्तों, इससे कोरोना जाएगा, न कि दबाने से और कम टेस्टिंग करने से। और टेस्टिंग करने से आपके पास जो सैंपल देने के लिए आ रहे हैं लोग, उनके सैंपल आप क्यों नहीं ले रहे हैं? उनके सैंपल लेने चाहिए आपको। अगर जागरूक होकर, लोग जागरूक होकर आपके पास आ रहे हैं, और प्रशासन देखिए दोस्तों किस कदर लापरवाह है। मैं लापरवाही का इससे और ज़्यादा क्या नमूना कहूँ, ये तो लापरवाही की पराकाष्ठा मैं कहूँगा, क्योंकि किसी प्रकार से जागरूकता का अभियान प्रशासन की तरफ से फैलाया जाता है
उसको किया जाता है और सरकारों के निर्देश पर होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के। लेकिन दोस्तों यहाँ कैसी सरकार है, कौन निर्देश दे रहा है प्रशासन को कि आप टेस्टिंग मत कीजिए, आप किसी प्रकार का सैंपल नहीं लीजिए। दोस्तों सैंपल नहीं आ रहे हैं आजकल, और लोग आ रहे हैं, लोगों को सैंपल लिए नहीं जा रहे हैं लोगों के। और गाँव में भी हमारे पास देहात क्षेत्रों से भी इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, और कुछ पंचायतों के सरपंचों ने भी बोला है कि हमारे गांव से टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये प्रशासन की घोर लापरवाही मैं कहूँगा, और ऐसी लापरवाही प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। हमारी आज की समीक्षा अगर प्रशासन का कोई नुमाइंदा देख रहा है, सरकार का कोई नुमाइंदा देख रहा है, कोई मंत्री देख रहा है, विधायक देख रहा है, तो प्लीज़ कृपया इस चीज़ की आवाज़ उठाइए। इस चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं फलां जगह गया था और मुझको डाउट है कि संभवतः मैं कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में नहीं आ जाऊं, इसलिए मैं सैंपलिंग कराने के लिए जाता हूं। मेरी इच्छा होती है कि मैं टेस्टिंग करवाऊं, लेकिन दोस्तों टेस्टिंग नहीं करना ये बहुत बड़ी बात है। जबकि स्पष्ट रूप से जो रिपीट पॉजिटिव रिपीट जो टेस्टिंग की कार्रवाई है वो दोस्तों पूर्णतः सरकार ने बंद कर दी है। यहाँ की सरकार, मैं केंद्र का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, यहाँ दोबारा अगर आप एक बार टेस्टिंग आपने करवा ली और आप कोरोना पॉजिटिव आए तो आप किट ले जाइए दवाइयों की, आप चाहे घर में आप अपना जो कोरोना पेशेंट आए उसका इलाज कीजिए, या फिर अस्पताल में कोरोना पेशेंट को आप भर्ती करवा दीजिए, एक ही बात है। लेकिन आप 5 दिन की दवाई दे देते हैं, तो उसके बाद में जो 14 दिन बाद एक बार दोबारा टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग सरकार की तरफ से नहीं की जाती है, उसको बंद कर दिया गया है एक तरफ से। और ऐसी दोस्तों 7 दिन बाद में टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर हम देखें तो 7 दिन के बाद में, क्योंकि 5 दिन की दवाई जो पेशेंट ने ली होती है तो उसके बाद में कम से कम उसका पता लगता है कि उसके शरीर के अंदर जो वायरस था वो वायरस किस स्थिति में है, वो वायरस अब जगह छोड़ चुका है, मर चुका है, या फिर वो वायरस अभी भी शरीर में है। अगर दोस्तों शरीर में वायरस है और वो भीड़ में घूमेगा तो क्या वो दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगा? क्या इतना कमज़ोर पड़ गया है कोरोना वायरस कि दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगा? क्या सरकार की नीतियाँ इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो इसको रोक नहीं पा रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग नहीं कर पा रही है? दोस्तों ये बहुत बड़ा एक प्रकार से असमंजस की स्थिति है। और कुल मिला के मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी स्थितियों से दो चार ना होना पड़े, क्योंकि जल्द ही विशेषज्ञों द्वारा जिस प्रकार की चेतावनियाँ दी जा रही है तीसरी लहर की, और जिस प्रकार से डेल्टा वायरस दोस्तों पूरे देश में फैलता जा रहा है, अब वो पहले मध्य प्रदेश में पाया गया था, फिर महाराष्ट्र, फिर अन्य स्टेटों में फैलता हुआ 12 स्टेटों में इसकी पुष्टि की जा रही है। हमारे राजस्थान में उसने एंट्री कर ली है। तो दोस्तों क्या गारंटी है कि ये डेल्टा वायरस ही कहीं ना तीसरी लहर के रूप में कहर ना मचा दे? दोस्तों इसका डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं घातक है, इसका इलाज करने में कहीं ना कहीं चिकित्सकों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि हम तीसरी लहर की चपेट में जल्दी आ जाएं। और जिस प्रकार से डूंगरगढ़ से बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आई थी दोस्तों, ऐसी खबरों से कहीं ना कहीं हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस से हम डरकर कैसे लड़ेंगे? हम डटकर मुकाबला करें। दूसरी लहर अभी गई नहीं है दोस्तों। मैं आपको अगर आंकड़े बताऊंगा तो दूसरा पार्ट 2 देखिएगा, इसमें पूरे देश में मैं आंकड़े आपको बताऊं तो आप अंदाज़ा लगाएंगे तो दूसरी लहर को एक प्रकार से दबाया जा रहा है। दूसरी लहर इतनी तेज़ी से नहीं जा रही है जितनी तेज़ी से आंकड़ों में दर्शाया जा रहा है। ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप आंकड़ों का अवलोकन कीजिए, आंकड़ों की समीक्षा कीजिए, आप पूरे देश के आंकड़े देखिए, आप हर स्टेटों के आंकड़े निकालिए, शहरों के आंकड़े निकालिए, और आप अस्पताल में जाकर इस चीज़ की इंक्वायरी कीजिए किस प्रकार से जो रिपोर्टें आ रही है उस रिपोर्टों को पहले देते थे और अब देते हैं, उसमें क्या अंतर आया है? सैम्पलिंग किस प्रकार से ली जा रही है उसमें क्या अंतर आया है? दोस्तों तो कुल मिला के इसको दबाने की आवश्यकता नहीं है, उसे डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। कमज़ोर पड़ गया वायरस, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और दोस्तों देश से दूसरी लहर पूर्णतः जा चुकी है, लगभग जा चुकी है, लेकिन हम दोबारा निमंत्रण करने वाली चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार से बाज़ारों में लापरवाही हो रही है, भीड़ भाड़ वाला जो इलाके हैं वो बढ़ चुके हैं, भीड़ बढ़ चुकी है, एक साथ आयोजन होने लगे और मास्क चेहरों से नदारद हो चुके हैं।
ये बहुत ही परेशान करने वाली खबरें हैं दोस्तों। और ऐसे दृश्य बहुत ही मुश्किलात पेश करने वाले दृश्य है दोस्तों। बगैर मास्क अब घर से निकले तो मास्क लगा कर निकले, सोशल डिस्टेंस का अपने को पालन करना है दोस्तों। अभी भी अगर जब तक हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते रहेंगे हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जाती हुई ये लहर आपको कहीं दंश ना दे जाए, इसलिए हम साफ संदेश के माध्यम से साफ संदेश देना चाहते हैं कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कोरोना की गाइडलाइन का पूर्णतया पालन कीजिए, मास्क चेहरे पे लगाए रखिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। इतने 1 साल तक हमने इसका पालन किया है, तो क्या हम कुछ दिनों तक, कुछ माह तक इसका पालन और नहीं कर सकते? जबकि विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है दोस्तों। और बच्चों के बारे में जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही है कि बच्चे इसमें ज़्यादा चपेट में आ सकते हैं, तो इससे दोस्तों डरने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। डरने से ज़्यादा हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। तो इसके अलावा दोस्तों अब अगर मैं लापरवाही का ये कहूँ तो प्रशासन को ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और आज की दोस्तों समीक्षा में सतीश पूनिया भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का अचानक अकस्मात ही यहाँ बादरा प्रवास हुआ दोस्तों। बादरा में निठराना गांव में वो एक अपने परिचित के यहाँ जो है सामाजिक सरोकार निभाने के लिए आए थे। और इसके बाद में दोस्तों बादरा में भी इन्होंने 1 2 4 5 कार्यक्रम किए और नेठराना में भी यहाँ कार्यक्रम किए और गोगामेडी में भी एक कार्यक्रम किया था। और बादरा में दोस्तों स्वर्गीय झुमरमल जी नाटा जो पूर्व पालिका अध्यक्ष है उनके घर भी गए थे। और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी सतीश पूनिया के साथ थे दोस्तों। कुल मिला के सतीश पूनिया का ये एक अचानक बना कार्यक्रम था, जिसकी सूचना दोस्तों मैं अगर कहूँ आपको तो बादरा में किसी प्रकार का यहाँ विपक्ष दिखाई नहीं देता है दोस्तों। ये कड़वा सत्य है दोस्तों। जब से संघर्षशील एक चेहरा, एक व्यक्तित्व बलवान पूनिया जब से विधायक बने हैं, बादरा में एक प्रकार से विपक्ष नदारद हो चुका है दोस्तों। विपक्ष की भूमिका जिस प्रकार से बलवान पूनिया ने बड़ी मुस्तैदी के साथ और जबरदस्त तरीके से, जानदार तरीके से निभाई थी, वैसी तो क्या दोस्तों कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली भी विपक्ष की भूमिका हम नहीं देख पा रहे हैं। और भाजपा इसमें बुरी तरह से फ्लॉप सिद्ध हो रही है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस की सरकार है राज्य में, तो कांग्रेस तो यहाँ विपक्ष नहीं है, कांग्रेस तो सत्ता में है। और यहाँ सहयोग से कामरेड जो बलवान पूनिया है वो सरकार का साथ दे रहे हैं। यहाँ बेशक कांग्रेस का विधायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में है, तो कांग्रेस यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने कतई नहीं आएगी। अगर भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेतागण ये सोचते हैं तो वो बहुत बड़ी गफलत में हैं और आने वाले चुनाव में आगे उनको भारी इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। पीछे उन्होंने भुगता ही है, बलवान पूनिया ने उनको करारी मात दी है। और आगे भी अगर इसी प्रकार से विपक्ष अपनी भूमिकाएं निभाता है तो बलवान पूनिया पुनः यहाँ विधायक बनते हुए उनको नजर आएंगे। दोस्तों जिस प्रकार की यहाँ हम कवायद देख रहे हैं, चर्चाएं देख रहे हैं, बलवान पूनिया का ग्राफ बताया जा रहा है कि तेजी के साथ गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बलवान पूनिया का ग्राफ गिर रहा है तो भाजपा का ग्राफ कहाँ उठ रहा है, भाजपा का यहाँ विपक्ष कहाँ दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों कुल मिला के ऐसी स्थितियाँ हैं। तो भाजपा को अपनी भूमिका जो है उसका निर्वाह करना चाहिए। उसकी भूमिका तो यहाँ विपक्ष की है, सत्ता की भूमिका तो बलवान पूनिया बखूबी अपना निर्वाह कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये भाजपा के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि भाजपा यहाँ बेहद लापरवाह है। दोस्तों नागरिक सेवा समिति बादरा एवं स्वर्गीय श्री दयानंद और स्वर्गीय श्री किशनलाल गोपाल, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी चचाण और उनके सपुत्र स्वर्गीय श्री सत्यनारायण चचाण की पावन स्मृति में जो चचाण बस सर्विस बादरा द्वारा और इनके संयुक्त सौजन्य से जो एक मोक्ष वाहन दोस्तों, जो कल्याण भूमि पर एक मृतक की देह को, शव को दोस्तों सह सम्मान ले जाया जाता है, ऐसा एक मोक्ष वाहन उन्होंने जो है बादरा की गौशाला में एक प्रकार से दयानंद खोखेवाला के हाथ उनको चाबी सौंपी है, उनको समर्पित किया है कल्याण भूमि में शवों को लाने के लिए। और निःशुल्क ये प्रक्रिया जो है दोस्तों यहाँ रहेगी। और जो अंतिम यात्रा है
एक मृतक की अंतिम यात्रा शव के साथ है दोस्तों, वो कम से कम सुखद और सहज सम्मानीय हो, इसके लिए दानदाताओं ने उक्त वाहन की चाबी गौशाला अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला को सौंपी है। और ये एक बहुत बड़ा एक प्रकार से जिज्ञासा भी रही होगी लोगों की कि इसकी चाबी संभवतः ये वाहन तो है कल्याण भूमि के सुपुर्द इनको करना चाहिए था, लेकिन चलो इसकी देख रेख है, इसकी निःशुल्क प्रक्रिया जो है उसका वहन जो है बाहर जो है वो संभवतः गौशाला भादरा उठाने जा रही होगी। तो इसको लेकर यहाँ जो वाहन दिया गया है उनकी कस्बे में प्रशंसा की जा रही है दोस्तों। और इस अवसर पर अनेक गणमान्य जन भादरा के उपस्थित भी रहे और निःशुल्क इसकी प्रक्रिया है दोस्तों। और घर से मोक्ष भूमि तक इस वाहन को लाने और शव यात्रा को लाने के दौरान एक दोस्तों राम धुन बजाने की भी व्यवस्थाएं इस वाहन में की गई है। तो दोस्तों कुल मिला के अब मैं एक चीज़ और आपको कहने जा रहा हूँ दोस्तों, मेन बाज़ार जो मार्केट है उसमें मुख्य सड़क बनाने का कार्य जो है अभी 2 दिन पहले प्रारंभ किया गया है। और ये 2003 में दोस्तों मैं आपको जानकारी दूं तो ये सड़क बनी थी, डॉक्टर सुरेश चौधरी भादरा के विधायक थे उस समय। ये मेन रोड जो है स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक की ये मेन बाज़ार की रोड है वो बनी थी और दोस्तों काफ़ी वर्षों तक चली है। अब वो जर्जर अवस्था में है और इस वर्तमान में जो है सीवरेज का कार्य भी चल रहा है, उसको लेकर पूरी रोड को वैसे ही तोड़ दिया गया है। अब ये सड़क जो है दोस्तों पूरी की पूरी उखाड़ कर और उसके स्थान पर नया मटेरियल डालकर इस रोड को कंप्लीटली नया लुक नए हिसाब से बनाया जा रहा है, उसी ग्रेड में, न कि सड़क के ऊपर सड़क बनाई जा रही है। ये एक अच्छा कदम मैं कहूँगा, क्योंकि अगर सड़क के ऊपर ही माल बिछाकर इसको बनाया जाता तो दोस्तों कहीं ना कहीं भादरा जो है उसमें एक प्रकार से डूबने की स्थिति होती। भादरा में पानी की निकासी की समस्याएं हैं, तो कुल मिला के भादरा बाज़ार में और ज़्यादा ये पानी की निकासी की समस्या जो है जटिल हो सकती थी अगर ऐसी सड़क के ऊपर सड़क बिछाकर बनाई जाती। तो दोस्तों इसको खोद कर बनाया जा रहा है, ये एक अच्छा कदम है। और इसको लेकर मैं एक चीज़ साफ संदेश के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा विधायक महोदय को भी और प्रशासन को भी, सड़क निर्माण कर्ता विभाग को भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सड़क बनने से पूर्व एक अनाउंसमेंट या एक प्रकार की अवगत सूचना आप जो है जलदाय विभाग या बिजली विभाग को अवश्य दें। क्योंकि दोस्तों हमने प्राय देखा है कि इस प्रकार से सड़क बनने के पश्चात महीना 2 महीना में उस सड़क को खोदने के लिए लोग आ जाते हैं कि हम तो यहाँ पानी का पाइप दुरुस्त कर रहे हैं, या कोई पर्सनल निजी अपना घर वाला भी है अपना पाइप या कोई चीज़ दुरुस्त करने के लिए, या जो टॉयलेट की कुई होती है दोस्तों उनको दुरुस्त कराने के लिए सड़क को खोद डालते हैं। उसके बाद में पुनः सड़क उसी स्वरूप में दोबारा नहीं आ पाती और वो अलग से खांचा दिखाई देता है, उबड़ खाबड़, और सड़क को एक प्रकार से उसका सत्यानाश कर दिया जाता है दोस्तों, जिस प्रकार से कहा जाए। तो ऐसा ना हो दोस्तों, इसके लिए कम से कम विभाग को और विधायक को भी ये चीज़ें संज्ञान में रखनी चाहिए। तो कम से कम जलदाय विभाग को अवगत कराए कि आपकी कहीं भी कोई पानी की पाइप वगैरह दुरुस्त करनी हो, नई डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। ये सड़क बनने के बाद वर्षों तक, दशकों तक यहाँ सड़क नहीं बनने वाली है और इस सड़क को आप नहीं खोद सकते। इस सड़क को ऊपर बढ़ने के बाद में आप तुरंत खोदना चाहोगे तो आपको भारी पनिशमेंट दिया जाएगा। और ऐसा ही बिजली विभाग अगर कोई नई लाइन डालना चाहे, कोई नया खंभा लगाना चाहे, कोई खंभे को चेंज करना चाहे, इधर से उधर उसका स्थान चेंज करना चाहे, तो दोस्तों इसके लिए इस अवगत करवाना अति आवश्यक है। मुझे ये लगा, इसलिए मैंने आपको साफ संदेश के माध्यम से बताया। तो दोस्तों इसके लिए एक वार्निंग अनाउंसमेंट किया जाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में भादरा आसपास में इतना ही, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नए कोरोना मीटर के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।